Alright जी, so the news from the center is कि हम gravitational field strength कर रहे थे, gravitational field कर रहे थे और we are done with circular motion and gravitation. We are done with field strength. We are done with gravitational potential energy. We are done with gravitational potential. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज we are done with this. कि हमने चारों फॉर्मूले देख लिए. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? Gm over r square. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज Gm over r square. ग्रेविटेशनल potential energy is minus Gmm over r and gravitational potential is minus Gm over r. ऐसा ही सारे मेरे साथ हैं यहाँ तक. Now we try to understand how they are connected to each other. कि भाई like आपने कुछ भी नहीं करना है, आपको फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, आप उसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं. So you will get the gravitational force on the mass present at that point in the field. जहाँ की आपको gravitational field strength पता है. Similarly, if you know the gravitational potential at a point in the field, so वहाँ पर जो mass place है, उसके mass से potential को multiply करते हैं, तो you will get the gravitational potential energy of the mass present at that point in the gravitational field. तो मेरे ख्याल से हमने ये भी कर लिया था और हमने ये gravitational potential का ग्राफ भी कर लिया. ऐसा ही gravitational potential का जो ग्राफ है, gravitational potential की जो value that is maximum at the यानी most negative, maximum तो नहीं कहना चाहिए, most negative at the surface of the earth. और फिर उसकी वैल्यू जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ती जाएगी until आप infinity पे पहुंच जाए, तो वो बढ़ के maximum कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ऐसा ही है. तो एक आइसोलेटेड मास, एक आइसोलेटेड प्लैनेट या स्टार की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ है वो कुछ यूं बनता है. ये शेप ध्यान में रखना. सही है. और आज जरा चीजों को थोड़ा सा और एक्साइटिंग बनाते हैं. कि अब मेरे पास दो मासेस हैं. ऑन द लेफ्ट इज अर्थ एंड ऑन द राइट इज मून. ओके, पहले जो हमने ग्राफ पढ़ा था ना, दैट वाज ग्राफ ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एज एन आइसोलेटेड मास. कि भाई अज्यूम करो इस यूनिवर्स में अर्थ के अलावा कोई दूसरा मास ही नहीं, तो उस फील्ड में जो पोटेंशियल होगा वो सिर्फ अर्थ की वजह से ही होगा. तो उसका ग्राफ हमने पढ़ लिया था कुछ इस तरह से. तो अब मुझे क्या करना है कि लाइक अर्थ और मून दोनों आमने सामने. अगेन यूनिवर्स में इसके अलावा और भी बहुत सारे मासेस हैं, बट अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि बस सिर्फ यही दो मासेस हैं. ओके, और हमें पता लगाना है कि इन दोनों का जो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ है ना वो किस तरह से बनेगा. तो आई एम नीडिंग योर फुल अटेंशन हियर. देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग इन दिस टॉपिक. तो सबसे पहले काम करते हैं. Like on y-axis I have potential and on x-axis I will have the distance from the surface of the earth. So y-axis पे ना this is the potential and on x-axis I have distance x. अभी again जैसे हमने field strength में किया था ना, पहले हम individual बनाएंगे one by one. Okay. So right now assume करो जैसे कि moon है ही नहीं, सिर्फ earth है. तो if you are assuming earth as an isolated mass, तो अर्थ की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा. ऐसा ही है. अर्थ के सरफेस पे मोस्ट नेगेटिव और फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा यहाँ तक कि जब तक आप इतना दूर चले जाओगे, आप मून तक पहुंच गए तो वो वैल्यू ऑलमोस्ट 0 टच करना शुरू हो जाएगी. ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पिछले क्लास में सबने पढ़ा था. सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एज एन आइसोलेटेड मास. दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मून एज एन आइसोलेटेड मास. अगर आप अज्यूम करो जैसे मून है ही, अर्थ है ही नहीं और सिर्फ मून है, तो मून का भी यही सीन होगा. मून के सरफेस से मोस्ट नेगेटिव और दूर जाते जाओगे तो वो बढ़ते 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 जब आप बहुत दूर चले जाओगे यहाँ तक कि आप मून के सरफेस से अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाओगे तो ऑलमोस्ट 0 आप अचीव कर चुके होगे. तो this is potential due to earth as an isolated mass and this is potential due to moon as an isolated mass. M is mass of earth, mm is mass of moon. Okay? अच्छा, यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है. ना उससे भी पहले पिछली क्लास में यानी काफी क्लासेस पहले जब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ पढ़ा था, तो उसमें ना मैंने एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बनाया. अगर आपको याद हो, लाइक एक ग्राफ पॉजिटिव बनता था ड्यू टू मून. लेट्स से अगर अब मैं पॉजिटिव बनाऊंगा ड्यू टू अर्थ में नेगेटिव बनाऊंगा. उसकी वजह ये थी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है. और व्हाट हैपेंड वाज कि भाई दो प्लैनेट्स एक दूसरे के या दो मासेस एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थे,
दोनों की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उनके सेंटर की तरफ थी, ऐसा ही है। तो जब दोनों की फील्ड स्ट्रेंथ दोनों अपने अपने सेंटर की तरफ है तो टेक्निकली दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर किसी एक को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ दूसरे को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर है ना, वेक्टर की डायरेक्शन को मुझे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में इतनी खच्चर खारी है ही नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो स्केलर है और वो होता ही नेगेटिव है। तो हमने कल ही क्लास में बड़ा मैंने इस बात पे एम्फसाइज किया था कि देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके अराउंड कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो होता ही नेगेटिव है, इसलिए अर्थ की वजह से भी नेगेटिव है और मून की वजह से भी नेगेटिव ही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ग्राफ में पॉजिटिव एक्सिस किसी काम का ही नहीं है, बिकॉज पोटेंशियल पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो अर्थ की वजह से भी पोटेंशियल नेगेटिव है और मून की वजह से भी पोटेंशियल नेगेटिव है। हाँ, अर्थ क्योंकि बड़ा मास है तो अर्थ के सरफेस पे मोस्ट नेगेटिव है, और फिर अगेन दूर जाते जा रहे हो तो बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो टच करेगा। मून के सरफेस पे भी मैक्सिमम नेगेटिव होगा, यानी जितनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है वो सरफेस पे होगी, और फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो वो बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट जीरो अप्रोच करना शुरू हो जाएगी। कितने लोग हैं जिनको ये दो ग्राफ समझ में आते हैं? अभी हमने कंबाइंड ग्राफ नहीं पढ़ाया, अभी मैंने सिर्फ दोनों का इंडिविजुअल ग्राफ बनाया, अज्यूमिंग बोथ एज आइसोलेटेड मास। कि जब मैंने अर्थ का ग्राफ बनाया तो मैं अज्यूम कर रहा हूं जैसे कि मून है ही नहीं, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एज एन आइसोलेटेड मास। फिर जब मैंने मून का ग्राफ बनाया पोटेंशियल का, तो मैंने अज्यूम किया जैसे कि अर्थ है ही नहीं, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मून, ऑफ पोटेंशियल ऑफ मून एज एन आइसोलेटेड मास। यहां तक कितने लोग मेरे साथ हैं? सिस्टम एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले रहे होंगे ना, इन्फिनिटी लाइक जीरो नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मून इन्फिनिट डिस्टेंस पे नहीं है, या अगेन मून की वजह से भी जीरो नहीं होगा क्योंकि मून के लिए अर्थ भी इन्फिनिट डिस्टेंस पे नहीं है, बट डिस्टेंस बहुत बड़ा है, तो वैल्यू लाइक जीरो के करीब जरूर पहुंच जाएगी। जी नहीं, देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप जिस प्लैनेट के सरफेस पे होंगे ना उसके सरफेस पर सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, फिर आप उससे दूर जाते जाएंगे तो वो बढ़ते बढ़ते जीरो हो जाएगा, समझ लो आप। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अर्थ की वजह से निकाल लो तो अर्थ के सरफेस पे मोस्ट नेगेटिव, और फिर वो बढ़ते 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 ऑलमोस्ट जीरो टच करेगा। मून के सरफेस पे मोस्ट नेगेटिव, और फिर वो बढ़ते 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 मोस्ट लाइक जीरो को टच करेगा। अच्छा, अब एक चीज समझो, अब जब बंद हो ही गया है तो पहले आपको जरा मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वाला ग्राफ दिखा देता हूँ। जब हम फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ बना रहे थे तो आप देखो मैंने अर्थ की वजह से अगर पॉजिटिव बनाया था तो मून की वजह से मैं सिर्फ आइसोलेटेड ग्राफ दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ में मैंने एक को देखो, वहां पे भी इनवर्स स्क्वायर रिलेशन चलता है, यहाँ पे चलो इनवर्स रिलेशन है वो भी नेगेटिव है, बट एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लिया था। क्यों? क्योंकि भाई देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर ड्यू टू अर्थ फील्ड स्ट्रेंथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है तो ड्यू टू मून टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मून है, तो ऑटोमेटिकली हो रहा ये था कि बिटवीन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द मून एक की डायरेक्शन टू द लेफ्ट थी और एक की डायरेक्शन टू द राइट थी। तो अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं किसी एक को पॉजिटिव लूं किसी एक को नेगेटिव लूं, क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर है, वेक्टर में मुझे डायरेक्शन को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। बट पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल तो स्केलर है और वो होता ही नेगेटिव है, तो दोनों का ही ग्राफ किससे बनेगा? नेगेटिव में बनेगा। और बस रूल हमें पता होना चाहिए कि भाई प्लैनेट के सरफेस पे मोस्ट नेगेटिव होगा आइसोलेटेड प्लैनेट के, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे वो मोस्ट नेगेटिव से लेस नेगेटिव होता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा यहां तक कि वो ऑलमोस्ट जीरो को टच कर जाएगा। तो अभी जो मैंने ग्राफ बनाया ना आपके आगे, वो दोनों को आइसोलेटेड मास, हाँ ये है कि एक ही ग्रिड पे बना दिया मैंने, बट अभी है टेक्निकली ये दो अलग अलग ग्राफ। एक इज पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एज एन आइसोलेटेड मास और दूसरा है पोटेंशियल ड्यू टू मून एज एन आइसोलेटेड मास। क्या यहां तक सारे मेरे साथ हैं? आई वुड अप्रिशिएट क्विक एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आए हैं लाइक सर दोनों में इंफिनिटी की डायरेक्शन अलग क्यों? तो समझ में आया ना? रूल ये है कि हम सरफेस से दूर जा रहे हैं ना, तो सरफेस पे मोस्ट नेगेटिव जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा और वो जीरो टच करता जाएगा। तो टच करेगा नहीं क्योंकि इन्फिनिट डिस्टेंस पे एक्चुअली तो आप नहीं पहुंचे हो ना। ग्राफ की शेप है क्योंकि इनवर्स का ग्राफ बनता ही ऐसा है,
बस देखो वो मैं तुम लोग को बताया था ना कि इनवर्स के ग्राफ यूं होता है, इनवर्स स्क्वायर का थोड़ा सा और यूं हो जाता है, ठीक है ना, बट होता दोनों का ही कर्व है, तो शेप बिल्कुल यही रहेगा इत्तेसाम। सर व्हाई इजंट द पोटेंशियल ग्राफ अ स्ट्रेट लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बेटा इनवर्स का ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता है ना, कर्व होता है इनवर्स का ग्राफ, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर का भी कर्व होता है और सिर्फ इनवर्स का भी कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब मुझे दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल ग्राफ बनाना है, सही है। तो अब फॉर एग्जांपल अभी आप मून के ना अर्थ के सरफेस पे हो, ठीक है, अब अर्थ के सरफेस पे वैल्यू तो वैसे कुछ और होती है, समझाने के लिए कह रहा हूं, लेट्स से अर्थ की वजह से पोटेंशियल है -10 और मून की वजह से पोटेंशियल है -0.1, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा -10.1, आप समझ लो, ऐड हो जाएगा ना। तो हर पॉइंट पर दोनों ही नेगेटिव है, मिलके क्या हो जाएंगे, सम करोगे ना, जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आप सिर्फ दोनों स्केलर सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो ये भी नेगेटिव ऐड हो गया और नेगेटिव हो जाएगा, तो जो कंबाइंड ग्राफ बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा कि फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल था -1 और इसकी वजह से था -80, तो ये कितना हो गया -81। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर अर्थ की वजह से भी पोटेंशियल है -4 और मून की वजह से भी पोटेंशियल है -4, तो आपके पास क्या हो जाएगा -8, समझ लो, तो दोनों ऐड होके और नेगेटिव कर्व बन जाएगा। तो दिस इज हाउ द नेट पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एंड मून का ग्राफ वुड लुक लाइक। पहले ये बताओ, सारे एग्री करते हैं ग्राफ का स्केच सही बना हुआ है, फिर जो इस पे तबसरा होगा ना मजा आ जाएगा। क्या आप तमाम खवातीन और हज़रात यहां तक मेरे साथ हैं? पक्की बात है, फिजिक्स के इश्क में दीवाने हो रहे हैं। आज मैं बिल्कुल शायरी के मूड में, आज बहुत सारी शायरी सुनाने वाला हूँ। हाइपरबोला पैराबोला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मिनाज मुझे जल्दी से एक बात बताओ, अयान मिनाज, तुम्हें ये दोनों ग्राफ समझ आ रहे हैं? ड्यू टू अर्थ और ड्यू टू मून एज आइसोलेटेड, पर्पल और रेड वाला। अयान जल्दी बताओ। नहीं रोल समोसा सब है, अभी देखें तो सिर्फ मजा आएगा आपको। तो लाइक अभी बस ये कि हम तो नेट ग्राफ बना रहे हैं ना, तो जो नेट ग्राफ है वो और दोनों देखो, फॉर एग्जांपल तुम ग्राफ समझ रहे हो ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल एक ग्राफ में दो वैल्यूज को तुम्हें सम निकालना है और x लेट से -4 है और y -6 है, तो x प्लस y क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा ना, तो ग्राफ और नेगेटिव हो गया। अयान ये टोटल है, हाँ टोटल का पेट्रोल पंप, बिल्कुल ये टोटल है, सही है, सारे मेरे साथ हैं, चार जो हो आज मैं बता रहा हूँ, सही है। तो अब अगर आप सर लेकिन नेट ग्राफ जीरो तक तो नहीं जा रहा, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी तो इन्फिनिटी तक जीरो सपोज करता है, डजंट इट रिफ्यूट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? नहीं, पहली बात तो हमने असल में इन्फिनिटी तक का ग्राफ नहीं बनाया ना जिब्राइल, लाइक प्रैक्टिकली अगर मैं ऑन स्केल ग्राफ बनाऊंगा तो मैं इन्फिनिटी एक फाइनाइट पेज पे दिखाई नहीं सकता, इसलिए हम कहते हैं कि यार वो इन्फिनिटी को टच नहीं करेगा। मैंने समझाने के लिए तो पीछे इन्फिनिटी मार्क कर दिया था, बट प्रैक्टिकली एक फाइनाइट स्पेस है ना मेरे पास, एक पेपर है वो एक फाइनाइट स्पेस है, उस पर मैं फिट टू स्केल इन्फिनिट डिस्टेंस दिखा नहीं सकता, समझ लो, इसलिए लाइक मैं जीरो को टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है। और सेकेंडली मून इज एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अस, अर्थ के रेडियस के 60 टाइम्स जो डिस्टेंस है ना, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, तो दैट्स अ फाइनाइट डिस्टेंस, तो बिल्कुल जीरो तो मैं वैसे भी टच नहीं करूंगा क्योंकि ना थ्योरेटिकली ना प्रैक्टिकली वैल्यू जीरो होगी। हाँ रिजल्टेंट भी कह सकते हो, नेट भी कह सकते हो, सम भी कह सकते हो। रिजल्टेंट यूजुअली वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है। जिब्रील जमान समझ आ रही है बात? अच्छा अब जरा एक चीज समझना भाई, असल मैं इंटरेस्टेड हूं इस चीज में क्योंकि मुझे कंबाइन इफेक्ट पढ़ना है। अब अगर आप गौर से देखें तो मून के सरफेस, अर्थ के सरफेस से लेके मून के सरफेस तक जाते हुए यहां से यहां तक पोटेंशियल बढ़ रहा है, 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 बढ़ रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद ना पोटेंशियल क्या होना शुरू हो गया? कम होना शुरू हो गया, ऐसा ही। अच्छा याद रखिएगा
कि पोटेंशियल को जब मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब लेट्स से एक मास है जो यहां से यहां मूव कर रहा है, ठीक है ना, एक मास है जिसको फेंका गया, वो यहां से यहां गया, तो जब वो यहां से यहां आ रहा होगा ना, तो फ्रॉम, मैं 3 पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं, x, y और z। x इज सरफेस ऑफ अर्थ, z इज सरफेस ऑफ मून, और y वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे पोटेंशियल बढ़ना बंद हो गया। उस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? देखो पोटेंशियल बढ़ रहा है, y पे पोटेंशियल बढ़ा और फिर क्या होना शुरू हो गया? बोलो ना, कम होना शुरू हो गया। ऐसा ही है। तो पहले से मुझे इतना बता दो कि अगर एक मास मूव करता है अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस तक, तो x से लेकर y तक पोटेंशियल एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल पे डिपेंड करती है ना। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो ऑटोमेटिकली यहां से यहां तक जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। फिर ये वो पॉइंट है जिसके बाद पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब मास यहां से यहां तक जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? बोलो ना, डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अब तुम्हें असल इसका मतलब समझ ही नहीं आएगा जब तक कि मैं तुम्हें, हाँ नेट का मतलब सम होता है, ठीक है, जब तक कि मैं तुम्हें असल गेम ना सिखाऊं। देखो भाई, हम लोग बचपन में जब बॉयज स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे नहीं पता कि बचपन में लड़कियों के स्कूल में क्या होता था। बॉयज के स्कूल में एक चीज़ बहुत कॉमन होती थी, बॉयज बैठ के 4th-5वीं क्लास के बच्चे लंबी लंबी फेंकते थे क्लास। सही है। एक बच्चा आएगा, मेरे घर एक काऊ आई है, इतनी बड़ी काऊ है कि वो तो ट्रक में भी नहीं आ सकी, और ट्रक से भी बड़ी काऊ थी। अच्छा, रूल ये होता है कि कोई किसी से आर्ग्यू नहीं करता, बल्कि अगला उससे भारी लेकर आता है, ठीक है। एक आएगा, मेरे मामू ना अपनी ट्रेन लेकर आते हैं, घर के अंदर उनकी ट्रेन लगती है, सही है, सब चुप से सुनते हैं, और अगला और भारी लेकर आता है, सही है। फिर एक आएगा, कल मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैंने 6 बॉल्स पे 6 सिक्सेस मारे, ओह वाह जबरदस्त। फिर एक और आएगा, मैंने एक ऐसा 6 मारा कि बॉल ना 2 गली पीछे जाके गिर गई। अच्छा भाई, मेरी बारी आई, मैं बोला मैंने बॉल को इतनी जोर से बाहर फेंका, इतनी जोर से फेंका कि बॉल चांद पे पहुंच गई, सही है। अच्छा, डिबेट खत्म हो गई, दिन खत्म हो गया, सब अपने अपने घर चले गए, सही है। फिर हम आ गए लेवल से, और हमें रियलाइज हुआ कि एक्चुअली एक सिचुएशन है जो हमें पढ़नी है। वो ये कि अगर अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए तो कितनी स्पीड से फेंका जाए कि वो मास चांद के सरफेस पर पहुंच जाए। समझ रहे हो? तो लेट्स से ये फोन है, और मैं चाहता हूं कि ये फोन को मैं इतनी जोर से ऊपर फेंकूं कि ये कहां पहुंच जाए? चांद तक पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है? मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं, ऑब्जेक्ट ऊपर जाके वापस आ जाता है। क्या होता है भाई? ऊपर जब मैं फेंकता हूं ना, तो मैं बॉल को किसी स्पीड के साथ फेंकता हूं। सो द ऑब्जेक्ट हैज सम काइनेटिक एनर्जी। सब गौर से सुनते रहना। ऊपर जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एक पॉइंट है जिसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट रीच बाय द ऑब्जेक्ट। ये वो पॉइंट होता है जब सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है, फिर ऑब्जेक्ट वापस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं और जोर से फेंकता हूं, ये और ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। जोर से फेंकने का मतलब ज्यादा स्पीड से फेंकता हूं, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है तो ये और दूर तक जाता है। बट इवेंचुअली एक पॉइंट आता है जब सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, बोलो ना, कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वापसी का सफर शुरू हो जाता है। ऐसा ही है। अब याद रखना, अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के, अच्छा अब जैसे मैं यहां पे समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि आप आसानी से विजुअलाइज कर सकते हो, अर्थ नीचे, मून ऊपर है, नो, लेट्स से मेरे सर पे मून है, तो मैं बॉल को यूं ऊपर फेंक रहा हूं, बट मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे अर्थ को यहाँ पर और मून को यहाँ पर बनाया, आप समझ लो। बट ये अज्यूम कर लो कि ये यहाँ पे सरपाशा खड़े हुए और सरपाशा बॉल को फेंक रहे हैं, और बॉल जा रही है, लेकिन सरपाशा से जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और फिर वापस सरपाशा के पास आ जा रही है। ऐसा ही है। सरपाशा और जोर से फेंक रहे हैं, थोड़ा और दूर जा रही है,
लेकिन सरपाशा के बगैर रह नहीं पा रही है और फिर सरपाशा के पास वापस आ जा रही है। ऐसा ही हो रहा है ना। अच्छा, अब अगर मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं बॉल को ऐसा फेंकूं कि ये यहां से कहां पहुंच जाए, चांद के सरफेस पर पहुंच जाए, मून के सरफेस तक पहुंच जाए, तो याद रखिएगा मुझे बॉल को इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि बॉल ये वाला पॉइंट पार कर जाए, ये वाला पॉइंट क्या कर जाए, पार कर जाए। बस बॉल ने ये पॉइंट पार कर लिया ना, अब उसके बाद वापसी की उम्मीद नहीं है। अब ये हमसे मुकम्मल तौर पर जुदा हो चुका है। समझ रहे हो आप मेरी बात? देखो ये वैसे भी प्रिंसिपल है, आप किसी को अपने से दूर जब फेंकते हो ना तो दूसरी तरफ से कोई उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। तो आप फेंकते हो वापस आ जाता है, फिर दूर फेंकते हो वापस आ जाता है। लेकिन देखो बेटा, हद तो सबकी होती है। जब एक पॉइंट पार हो जाता है ना तो फिर दूसरे वाले की अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाती है और फिर वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इतनी जोर से फेंकना कि तुम्हारी फील्ड के अंदर ही रहे, क्योंकि अगर तुम्हारी फील्ड पार हो गई तो फिर वापसी की उम्मीद। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, अभी मैं कराऊंगा अभी वो क्वेश्चन। 5 नंबर में ना उन्होंने एक सवाल पूछा और उन्होंने दिया कि भाई 2 स्टार्स हैं और उनके बीच का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का पूरा ग्राफ उन्होंने ना ये ग्राफ बना के दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा, और फिर वो पूछते ही हैं कि भाई एक स्टार के सरफेस से दूसरे स्टार के सरफेस पर एक स्टोन को किस स्पीड से फेंका जाए कि वो दूसरे के सरफेस पर पहुंच जाए। अच्छा, रूल सिंपल है, आप कन्वर्जन लगा लेते हो भाई, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब मार्किंग स्कीम ने ना दिया हुआ तो ये है कि भाई जाना है इस सरफेस से लेके इस सरफेस तक, लेकिन जो उन्होंने चेंज इन पोटेंशियल लिया हुआ है ना वो सिर्फ यहां से यहां तक का लिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई मिनिमम स्पीड निकाल दो। तो कम से कम तो बस आप इतनी स्पीड दे दो कि आपका ऑब्जेक्ट जब यहां से निकले तो ये वाला पॉइंट क्या करे, बोलो ना, ये वाला पॉइंट पार कर जाए, फिर उसके वापस आने की उम्मीद नहीं है। तो अक्सर बच्चे समझते हैं मार्किंग स्कीम गलत है, क्योंकि यार उन्होंने तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया हुआ था, बट मार्किंग स्कीम ने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज से सॉल्व किया हुआ है। उसकी वजह ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम, तो भाई कम से कम तो बस इतना देना है कि ये पॉइंट पार हो जाए, क्योंकि ये टेक्निकली यहाँ तक देखो अगेन ये वो पॉइंट है जहाँ पे अर्थ की भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है और मून की भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, लेकिन ये वो रीजन है जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी डोमिनेट कर रही है। ये वो रीजन है जहां पे अर्थ की भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है और मून की भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, लेकिन इस पॉइंट वाई के बाद से मून की ग्रेविटी डोमिनेट कर रही है। समझ रहे ना? जैसे फॉर एग्जांपल अभी अर्थ के सरफेस पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं तो वो अर्थ की तरफ जा रहा है ना, हालांकि मून भी तो खींच रहा है उसे अपने तरफ, लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है ना, तो इवेंचुअली अर्थ की ग्रेविटी डोमिनेट कर रही है, सरफेस अर्थ की तरफ जा रहा है। बट अगर आप अर्थ और मून के सरफेस के अलोंग मूव करना शुरू कर दो ना, जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द अर्थ एंड द मून, आप मूव करते जाओ, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो अर्थ की ग्रेविटी, जैसे जैसे अर्थ से दूर जाते जाओगे अर्थ की ग्रेविटी वीक होती जाएगी, और इवेंचुअली क्योंकि आप मून के करीब जाते जा रहे हो तो मून की ग्रेविटी स्ट्रांग होती जाएगी। हमने फील्ड स्टडी में तो ये पढ़ा था ना, एक पॉइंट है जिसे आप नल पॉइंट कहते थे। असल में ये जो पोटेंशियल के ग्राफ में ये वाला पॉइंट है ना, जहाँ पे पोटेंशियल बढ़ना बंद हो गया है, ये फील्ड स्ट्रेंथ के ग्राफ में वही वाला पॉइंट है जहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं चाहता हूं कि कोई मास कहां पहुंच जाए, बोलो चांद तक पहुंच जाए, चांद के सरफेस तक पहुंच जाए, तो मुझे उस मास को अर्थ के सरफेस से थ्रो करना पड़ेगा और उसे इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो काइनेटिक एनर्जी लूज करता जाए, पोटेंशियल एनर्जी गेन करता जाए, और इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वो लूज करते करते 0 ना हो और बस ये वाला पॉइंट पार हो जाए, क्योंकि उसके बाद अब वापसी के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब ये मून की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ चुका है और अब नेचुरली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, कोई इंजन तो लगा हुआ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अगर पोटेंशियल एनर्जी लाइक कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी ताकि टोटल एनर्जी कंजर्व रहे। अच्छा एक मिनट, अब तक जो मैंने बताया है पहले मैं उसको एक बार रीड आउट करूंगा, फिर आप सबके क्वेश्चंस लूंगा और जिसको जो चीज समझनी है उसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा समझा दूंगा, कोई मसले की बात नहीं। बस पॉइंट एक्स सरफेस ऑफ द मून है, पॉइंट जेड और पॉइंट एक्स सरफेस ऑफ द अर्थ है,
पॉइंट Z सरफेस ऑफ द मून है और पॉइंट Y इज दैट पॉइंट जहां पे पोटेंशियल बढ़ना बंद हो गया और फिर उसके बाद से पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऐसा ही है ना। अब देखो पहली बात तो ये कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू बोथ मून एंड अर्थ इज नेगेटिव। अर्थ और मून दोनों की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ओके, तो gravitational potential due to both moon and earth is negative. Since gravitational potential is a scalar quantity, hence we simply add the potential due to both the planets at a point to get the net value of potential at that point. समझ रहे हो, सिंपली दोनों का सम निकाल देंगे। अब वो दोनों नेगेटिव है तो सम और नेगेटिव आ जाएगा। Important energy conversions in the mass moving between the surface of the two planets। ठीक है, दो प्लैनेट तो नहीं है, खैर एक प्लैनेट और एक मून है। Anyways, a particle is fired from X या thrown from X, which is the surface of the earth. As it moves from X to Y, Y वो वाला पॉइंट था जहाँ पे पोटेंशियल बढ़ना बंद हो गया था। Its potential energy increases क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, and kinetic energy decreases, तो इवेंचुअली काइनेटिक एनर्जी कम होगी ताकि टोटल एनर्जी कम जाए। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, लाइक आइडियल सिचुएशन है। फिर फ्रॉम Y to Z the particle will naturally lose potential energy and gain kinetic energy, क्योंकि Y से लेके Z तक वो पॉइंट था जब ग्राफ पोटेंशियल का नीचे आ रहा था, पोटेंशियल कम हो रहा था, तो वहां से वहां तक मूव करने वाले मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। If a particle or the mass is fired from X and it is supposed to reach Z, अब अगर आपने X से एक ऑब्जेक्ट को फायर किया यानी अर्थ के सरफेस से और आप चाहते हो कि वो मून के सरफेस तक पहुंच जाए and is supposed to reach Z, then it must have a minimum kinetic energy equal to the change in potential energy from X to Y। तो उसको बस इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो कि X से लेके Y तक जितनी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, ताकि वो काइनेटिक एनर्जी लूज करता रहे, पोटेंशियल एनर्जी गेन करता रहे, और बस वो पॉइंट Y, वो पॉइंट जहां पर पोटेंशियल बढ़ना बंद हो चुका है, उस पॉइंट को अचीव कर दे, क्योंकि उसके बाद वो नेचुरली अट्रैक्ट होगा मून की तरफ, so that it does not come to rest before reaching Y। समझ रहे हो, Y पार हो जाए। As after Y, it will naturally gain kinetic energy until it reaches Z, यहाँ तक कि वो पॉइंट Z तक पहुंच जाए। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू रीच Z फ्रॉम X, क्या आपके पास एक पार्टिकल है, आप चाहते हो कि वो Z से लाइक X से Z तक पहुंच जाए, तो आपको उसको जो इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि बस जो X और Y के बीच के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा, ताकि वो पॉइंट Y को पार कर जाए। अरे कुछ समझ आ रहा है कि ऊपर से गुजर रहा है। अब आ जाओ, वापसी आ जाते हैं इस ग्राफ के ऊपर और एक एक करके, ओ माशाल्लाह 10 क्वेश्चंस आए हुए। पहले यहाँ के ले लेते हैं फिर ऑनलाइन लेते हैं। जी भाई, अगर बाय पार्ट ना करे एग्जैक्ट बाय पार्ट रुक जाएगा, फिर वहाँ बाय पे रुक जाएगा और जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे रेस्ट पर है और वहाँ पे कोई वही वाली बात है, जैसे जब जी की वैल्यू 0 है वहाँ पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। और बाय टेक्निकली वो वाला पॉइंट हो गया ना, जैसे हम कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हैं तो वापस जब आता है बाय टेक्निकली वो वाला पॉइंट है मून की तरफ। नहीं वापस आ गया तो वाई नहीं है ना, लाइक रुक गया फॉर एग्जांपल। नहीं मैं एक और दूसरी बात कर रहा हूँ कि हाँ वाई से टेक्निकली मून की तरफ आ रहा है ऑब्जेक्ट ना, देखो एक्स अर्थ का सरफेस है, जेड मून का सरफेस, वो हो गया, वाई वो पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल बढ़ना बंद हो गया। ये तो पॉइंट्स है ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये इससे आपके मास का लेने देना कुछ भी नहीं है। अब आप मास थ्रो कर रहे हो तो अब आपका मास मूव कर रहा है लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, ऐसा ही ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है, ऊपर जाते हुए बढ़ रही है। बट अगर अर्थ एक आइसोलेटेड मास होगा, जैसे अज्यूम करो अभी मून नहीं, अर्थ एक आइसोलेटेड मास है, अर्थ के सरफेस से आपने किसी मास को दूर फेंका तो वो दूर जाता रहेगा,
यहाँ तक कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। लेट से वो इन्फिनिटी पर पहुंच गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, खत्म हो गया, वो प्लैनेट के सरफेस से एस्केप कर चुका है। तो उसमें ना इन्फिनिटी तक बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम ये है ना कि इधर से अर्थ है और दूसरी तरफ इन्फिनिटी पे नहीं बल्कि एट सम डिस्टेंस आपके पास मून प्रेजेंट है, तो अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, मून अपने। अब जब आप फेंकोगे ना मास को, तो मास मून की तरफ जाते हैं बिल्कुल अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। देखते हुए ना भाई, मैं इसको फेंकता हूं तो ऊपर जाते हुए इस सॉरी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा और काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा। बट अंटिल अ पॉइंट जहां पे फील्ड स्ट्रेंथ टू अर्थ एंड मून दोनों दूसरे के, मैं वही बात कर रहा हूं, बाय दैट पॉइंट ना, हाँ जहां पे रुक जाता है। नहीं अजय से फॉर मैं तुम्हें एक चीज समझा, तुम कंफ्यूज कर रहे हो। ये एक मास है, मैंने इसको ऊपर फेंका, ये वापस आ गया, ये वाई नहीं है। हाँ नहीं, ये वाई नहीं है। वाई हम मेरे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि वाई कहाँ पर होगा। मैं जोर से फेंकूंगा तो वाई दूर चला गया, करीब फेंकूंगा तो वाई करीब फेंकेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम है कि ऊपर गया लूज करके वापस आ गया। वाई इज अ फिक्स पॉइंट, जो अर्थ और मून के बीच एक एक्चुअल डिस्टेंस है, वो एक फिक्स पॉइंट है। वहां पे बस कोई मास, अगर आप चाहते हो कि वो मून तक पहुंचे तो मैं वो पॉइंट पार करना पड़ेगा, समझ रहे हो? लेकिन वो ऐसा नहीं है मैंने फेंका, मैंने बोला यार तो यहाँ से वापस आएगा तो मेरे लिए ये पॉइंट भाई थोड़ी बन जाएगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? और कोई सवाल? समझ नहीं आई ना, आ रहा है? आज इधर आते ऑनलाइन पे आते हैं, कोई एक तो होगा जो पूरा दोबारा रिपीट करवाएगा, टेंशन नहीं लो। मैं भाई इसी उम्मीद में होता हूँ, कोई तो बोल देगा सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, खत्म। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सर वाई इज पोटेंशियल डिक्रीजिंग नियर मून। आपके सामने ग्राफ है ना कि इस पॉइंट के बाद आपके पास अगर आप इनका सम निकालोगे तो ये मोर नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो जब इसका सम निकालोगे ना तो इससे ज्यादा नेगेटिव आंसर आ रहा है। ये तो ग्राफ ही एक्सप्लेन कर रहा है ना आपको। आरस काशिफ, सर कुछ अच्छी चीज बताएं, इसमें मजा नहीं आ रहा है। हाँ अच्छी बताता हूँ तुम्हें, मैं केक पकाना सिखाता हूँ तुम्हें। सर लेकिन उसने मेरी जुदाई का गम खुशी से सह लिया। ओ भाई इंसान बनो। सो इट विल एंटर मून्स ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट? यस यस। वाई के बाद ना देखो, इसको थोड़ा करेक्ट करो, मैं इसीलिए टर्म्स बड़े ना एहतियात से यूज कर रहा हूँ। देखो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड तो अर्थ पे भी एक्ट कर रही है। तुम ये बोलो वाई के बाद ये मून की उस पॉइंट पर चला जाएगा जहां पे मून की ग्रेविटी डोमिनेट कर रही है ओवर अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ लो अनस काशिफ? जहां पे जीरो डेट इज इंफिनिटी, यहां बट अर्थ और मून अगेन भाई इनफाइनाइटली सेपरेटेड नहीं है, दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। इसलिए जीरो कहीं भी नहीं होगा किसी की वजह से भी। अच्छा सर ये तो समझ आ गया, बट आई हैव अ क्वेश्चन। The distance x when they have the same potential energy, this same distance x is same as the distance x as the one in the graph of gravitational field strength where there was null point in which g was 0. Both distances are same. Yes baby, they both are the same distance. Sir, अगर जो चीज़ें हमने फेंकी एक मिनट आता हूँ, ठीक है? That is the, इस ग्राफ में जो तुम्हें ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है ना हबीबी, it's the same point. जो कि यहां पर था। अनस काशिफ, सर ग्रीन वाला स्टेटमेंट इन एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्राफ वापस समझाते हैं एंड द वन बिलो इट एज वेल। अभी आता हूं उसके ऊपर, ठीक है? नल पॉइंट जीरो होगा, ये वही है। सर अगर जी जीरो है तो फिर वो नेचुरली कैसे अट्रैक्ट हो रहा है? हाँ दुआ लाइक वी आर अज्यूमिंग कि वहां पे जाके रेस्ट पे नहीं आई। अगर वहां जाके रेस्ट पे होगा तो फिर तो वही रुक जाएगा, उससे जरा सा आगे जाएगा और फिर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आ गया समझ वीआईपी? यस सर प्लीज रिपीट। भाई एक बात बता दो, मैं तो समझ आ गया या फिर रिपीट करना है? अभी रिपीट करूंगा, दोबारा टेंशन नहीं है। व्हाट हैपेंस इफ वी एग्जैक्टली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नल पॉइंट? हाँ जिब्रील वहां पे जाके रुक जाएगा,
लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपने उस पॉइंट पे पहुंचा दिया जहाँ पे सारी काइनेटिक एनर्जी लूज होगा, बिल्कुल जीरो है, ऐसी बात है, फिर ना अर्थ की तरफ आएगा ना वहाँ, ना उधर के रहे ना इधर के रहे, बीच के ही रह गए। रॉकेट लॉन्च में यही फिनोमेना यूज होगा, बिल्कुल, ये बहुत कॉमन इक्वेशन है भाई, जब आप चांद पे चीजों को भेज रहे होते हो ना। हाँ, लेकिन वो इतना सिंपल नहीं होता कि बस ये इक्वेशन लगा दी, काइनेटिक एनर्जी का लॉस इज इक्वल्स टू गेन पोटेंशियल एनर्जी। इट्स बिकॉज कि सारा गेम एटमॉस्फेयर की कैलकुलेशन है, समझ। जब मैंने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ना शुरू की ना, तो जब मेरा एमफिल स्टार्ट हुआ एस्ट्रोनॉमी में, तो मुझे समझ आया कि भाई एस्ट्रोनॉमी में 90% तो असल स्पेस साइंसेस है, लाइक एस्ट्रोनॉमी स्पेस साइंसेस के अंदर ही आती है, बट यार एटमॉस्फेयर की स्टडी सच अ क्रूशियल स्टडी। इतने टाइप्स के एटमॉस्फेयर है, इतने टाइप्स के रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, हर एटमॉस्फेयर में मास एक डिफरेंट चैलेंज फेस कर रहा होता है। तो आइडियली सिचुएशन इतनी आइडियल थोड़ी होती है कि लाइक अर्थ के सरफेस से लेके मून के सरफेस तक स्पेस है और कोई रेजिस्टिव फोर्स ही नहीं है, तो फिर तो क्या चिल सीन होता है, हर बंदा चांद पे बाकी फेंक रहा होता है, ठीक है ना। एक लॉन्चर चाहिए होता है, बस उसकी स्पीड सेट करो, गली में बैठ के बच्चे फेंक रहे होते हैं, सही है। लाइक वो स्पीड भी हमें पता है कि किस स्पीड से रुकोगे तो पहुंच जाएगी। तो टेक्निकली यस, उसके पीछे साइंस मजे की है। व्हाई इज पोटेंशियल डिक्रीजिंग, ये आप ग्राफ से देख लो ना, आपके सामने ना, आपने तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला तो वो यही बनेगा ना। समीर ओझा सर, आपने फॉर्मूला लिखा था ना नोट्स में, बस वो रिपीट कर दें, अभी कर देते हैं। मार्स की तरफ स्पेसक्राफ्ट को भेजते हुए एक और तीसरा पॉइंट चाहिए उसको। हाँ, वो तो एक अलग ही गेम है ना, मार्स तो, क्योंकि मून को उसको ग्रेविटेशन, मून की ग्रेविटी से भी बचाना है, अर्थ की ग्रेविटी से भी निकालना है, और वो जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं ना, उस डिस्टेंस को अलग कंसीडर करना है, वो तो खैर गेम ही अलग है। एंगल ऑफ एंट्री है उसको भी कंट्रोल करना है, एंगल ऑफ एग्जिट है उसको भी कंट्रोल करना है। अच्छा भाई, तुम टेंशन नहीं लो, मैंने W11 पर भाई हम सब उस पे जाएंगे। हाँ ब्रो, यस सर, अगर वो चीज मुझे तो फेंक दिया है, वो आ जाएगी उस मून की सरफेस पे, तो पोटेंशियल काइनेटिक तो जीरो हो जाएगा। नहीं जीरो क्यों होगा, सरफेस पे आ जाएगी, सरफेस पे जीरो थोड़ी होता है, ये हो जाएगा, ये जो भी वैल्यू होगी वो हो जाएगी। जीरो नहीं होगा। जीरो तो इन्फिनिटी पे जाके होता है ना, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ पे होगी, इन्फिनिट डिस्टेंस पे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी प्लैनेट के सरफेस पे हो और आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाए, या उस पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो जाए। आप अगर किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में हो ना, चाहे वो मून की हो, अर्थ की हो, कंबाइन हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं होगी। अगर आप किसी फील्ड में हो, वो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी, वो नेगेटिव वैल्यू होगी। जीरो करने के लिए आपको, काइनेटिक भी जीरो नहीं होगी। वो तो फिर डिपेंड करता है कि लाइक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या मूव कर रहा है। अभी इस सिचुएशन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रही है ना, वैसे तो मैं फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे भी ला सकता हूँ ना। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मैं दोबारा से रिपीट करूँ क्योंकि अक्सर लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि सर वो आखिरी वाली इक्वेशन जो आपने लिखी थी वो दोबारा समझा दें। वो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये बात सबको समझ में आ गई कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि ग्राफ में पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट से पोटेंशियल डिक्रीज करना शुरू हो गया, नेट पोटेंशियल, तो फिर ऑटोमेटिकली मूव मासेस की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। पहले सारे में से ये बता दो कि क्या ये वाली बात समझ में आती है, फिर वो मैं पढ़ के दोबारा ग्रीन और रेड स्टेटमेंट सारे पढ़ देता हूँ, सही है? बोलो नो। तो अगर अब ध्यान में रखना, x कौन सा पॉइंट था, अर्थ का सरफेस, z कौन सा पॉइंट था, मून का सरफेस, और y वो पॉइंट था जहां पे पोटेंशियल बढ़ना बंद हो गया था। तो इफ अ पार्टिकल इज फायर्ड फ्रॉम x as it moves from x to y, its potential energy increases and kinetic energy decreases. Y to z, the particle will naturally lose potential energy and gain kinetic energy. यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं, ये तो सिंपल है ना भाई। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, x to y, और फिर y to z, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही तो काइनेटिक एनर्जी
बढ़ेगी। सारे मेरे साथ हैं यहाँ तक? तो हमने ये कहा कि अगर आप चाहते हो इफ अ पार्टिकल इज फायर्ड फ्रॉम x एंड इज सपोज टू रीच z, आप चाहते हो कि आप x से थ्रो करो और वो z पे पहुंच जाए, then it must have a minimum kinetic energy equal to change in potential energy from x to y। तो उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो पॉइंट x पे कि वो y तक पहुंच जाए या y को क्रॉस कर ले। Then it must have a minimum kinetic energy equal to change potential energy from x to y so that it does not come to rest before reaching y। जब वो y पर पहुंचे ना तो उसके बाद वह इतनी स्पीडों के जरा आगे चले जाए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, y से z तक आपको किसी धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, नेचुरल ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचेगी मून की तरफ। एज आफ्टर y it will naturally gain kinetic energy until it reaches z। तो अगर आप चाहते हो कि z से x पहुंचो, यानी अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस से पहुंचो, तो आपको इतनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो क्या पार कर ले, वो पॉइंट y पार कर ले। तो पोटेंशियल एनर्जी जो x से लेके y तक का है ना, जो चेंज है वो आप निकाल लो, उतनी आप काइनेटिक एनर्जी दे दो ताकि वो y पार कर ले, उसके बाद वो z तक खुद ही पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है आप लोग को? बोलो ना, छुट्टी उट्टी नहीं दे रहा हूं मैं, सवाल कराना है मुझे। हाँ इसी का सही है। By reference to the definition of gravitational potential, explain why gravitational potential is negative. I don't think this needs an explanation. हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। Gravitational potential at infinity is zero. Gravitational force is attractive, so potential energy decreases when object moves from infinity। ऐसा ही ना, जब आप अंदर से आओ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, इन्फिनिटी पे जीरो होती है। एनीवेज, आपके पास दो स्टार्स हैं, स्टार A और स्टार B, एंड दे आर सेपरेटेड बाय 1.4 एक्सपोनेंट 12 मीटर्स, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है। ओके, ऑन y एक्सिस इज द पोटेंशियल एंड ऑन x एक्सिस इज द डिस्टेंस, और सब कुछ नेगेटिव है क्योंकि पोटेंशियल होता ही नेगेटिव है। तो अब इस स्केच को देख के आई थिंक आपको बुखार तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज आपको पता है कि पोटेंशियल का ग्राफ बिकॉज ऑफ कंबाइंड ग्राफ बिटवीन टू मासेस वो इसी तरह का बनता है, ऐसा ही है। अब ये क्या, रॉक ऑफ मास 180 किलोग्राम मूव्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू स्टार्स फ्रॉम स्टार A टुवर्ड्स स्टार B, ऐसा ही है ना। Use data from figure 1.2 to calculate the change in kinetic energy of the rock when moves from x equals 0.1 exponent 12 to the point where x equal 1.2 exponent 12। इधर देखो, ये है 0.1 exponent 12 और ये है 1.2 exponent 12, ठीक है। कह रहा है आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो जब पार्टिकल 0.1 से 1.2 तक गया था। अच्छा, अभी उसने कोई मिनिमम शिनिमम कुछ नहीं बोला, अभी उसने बोला बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको रॉक का मास दिया हुआ है कितना, 180 किलोग्राम्स। आपको पता होना चाहिए इफ यू नो द पोटेंशियल, आप इसको मास से मल्टीप्लाई करो, क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप चेंज इन पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप चुप से एक इक्वेशन लगाओगे, वो क्या लगाओगे कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं, सिंपली कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा वही काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। मुझे काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालना है तो वो बराबर होगा m डेल्टा फाई के, यानी मास टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। अब पॉइंट 1 पे पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ ग्राफ में मुझे दी हुई है एज -10 एक्सपोनेंट 8 और 1.2 पे पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है एज -14 एक्सपोनेंट 8। मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा। अब देखो, जब आप डिफरेंस निकाल रहे होते हो ना, तो -14 और -10 में जो चेंज आएगा वो 4 का ही चेंज आएगा। तो मैं यूजली चेंज निकालते वक्त 180 तो आपका मास हो गया, चेंज इन पोटेंशियल में सिंपली लिख देता हूँ 14 -10। आप -14 माइनस ऑफ -10 ले लोगे तब भी चेंज 4 का ही आएगा। हाँ, 10 की पावर 8 लगाना जरूरी है, जो कि यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ है।
वो आप 10 की पावर 8 लगा दोगे, यहाँ से आपको सिंपली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी एज 7.2 एक्सपोनेंट 10 जूल्स। पहले मुझे जल्दी से बताया, यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं, ये तो आसान पार्ट है। ग्रीन स्टेटमेंट, अभी ग्रीन स्टेटमेंट में तो बस ये लिखा हुआ था कि इंपॉर्टेंट एनर्जी कन्वर्जन टू रिमेंबर, उसमें कुछ समझाया हुआ थोड़ी, तो हेडिंग है। एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यूज है जो हमने बनाई। जल्दी बताओ, यहां तक सारे क्लियर है? हाँ, इमाद वैसे भी कर लो, बट चेंज तो पॉजिटिव ही लोगे ना, तो चेंज में आप पॉजिटिव भी ले लो, कोई मसले की बात नहीं है, एक ही बात है, ऐसे भी कर लो, यू विल एंड अप विद द सेम आंसर। ठीक है ना? आप -14 एंड देन माइनस ऑफ -10 कर लो, या सिंपली 40, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है ना। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता ना, फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन माइनस लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएंगे, और नहीं तो वो तो तुम्हें चेंज खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि एक कम हुआ है दूसरा इंक्रीजिंग है, तो दोनों को लेना, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। सही है? मैं असल में जो 1 घंटे का मैंने आपको लेक्चर दिया है ना, वो इस एक पार्ट के लिए आपको तैयार किया। अच्छा, फिर उसने ये भी पूछा है कि ये बता दो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। भाई मसला ये है कि 0.1 पे पोटेंशियल ये था और 1.2 पे पोटेंशियल ये हो गया, तो पोटेंशियल ठीक है, पहले बढ़ा भी है लेकिन कम भी हुआ, तो ओवरऑल पोटेंशियल कम हुआ है ना। तो जब आप 0.1 से 1.2 पर गए हो तो पोटेंशियल कम हुआ है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कम हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी हैज डिक्रीज, सो काइनेटिक एनर्जी हैज, समझ लो आप मेरी बात। जब आप 0.1 से 1.2 तक गए थे, भाई 70-80% बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, ये वाला पार्ट। बिकॉज़ सिंपल एनर्जी कन्वर्जेंस थे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी को इतना भी पता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी इज मास इनटू पोटेंशियल, तो उसने चेंज इन पोटेंशियल निकाला, मास से मल्टीप्लाई किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए मैं कह रहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि एंड में उसने तुमसे एक चीज पूछ ली कि बता दो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो तुमने वो कमेंट कर दिया ना, वो काफी है कि भाई टोटल पोटेंशियल कम हुआ है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, तो उसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। हम आपको जिसके लिए तैयार कर रहे थे वो ये पार्ट था कि उसने बोला एट अ पॉइंट अगेन एट x इक्वल 0.1 एक्सपोनेंट 12, at x equals 0.1 exponent 12, the speed of the rock is v। एक पत्थर है, उसको फेंका गया, उसकी स्पीड थी v। डिटरमिन द मिनिमम स्पीड, देखो मैंने मिनिमम को हाईलाइट किया, कम से कम किस स्पीड के साथ रॉक को फेंका जाए such that the rock reaches the point where x is 1.2 exponent 12, कि मैं फेंकूं यहां से और रॉक यहां पहुंच जाए। अब यहां पर मुझे बड़ा एहतियात करना पड़ेगा। मुझे पता है ठीक है, आप चाहते हो कि यहां से यहाँ पहुंच जाए, पर मुझे एक बात पता होना चाहिए कि देखो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल बढ़ना बंद हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। अगर मैं चाहता हूं कि मैं किसी मास को यहां से थ्रो करूं कि वो यहां तक पहुंच जाए, तो मुझे सिर्फ इतनी चिंता करनी है कि ये मास इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए, मैं उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दूं जो यहां से यहां तक के चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो, बिकॉज वंस दिस इज गॉन द मास इज गॉन। समझ लो मेरी बात? सो जस्ट बिकॉज कि ये मिनिमम लिखा हुआ है ना, तो कम से कम आप क्या करो, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वही लगेगा इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वही हाफ mv स्क्वायर होगी, पोटेंशियल एनर्जी वही m इनटू डेल्टा फाई होगा। लेकिन अब की बार चेंज इन पोटेंशियल यहां से लेके यहां तक का निकलेगा। समझ लो आप मेरी बात? v स्क्वायर m से m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा फाई के, तो दिस वैल्यू इज -4.4 एंड दिस वैल्यू इज -10। तो अगेन 10 और 4.4 का डिफरेंस निकाल लें आप, और 10 की पावर 8 जरूर लगा दीजिएगा। यहाँ से आपको स्पीड मिल जाएगी 3.3 एक्सपोनेंट 4 मीटर्स पर सेकेंड।
क्या आप तमाम ख़वातीनो हजरात मेरे साथ हैं? जमात से नमाज पढ़ने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, बाद में मिला, दुआ करना मेरे लिए भी। स्पीड का वही हाफ एम बी स्क्वायर से निकाला है यार। चेंज इन पोटेंशियल वाला पार्ट रिपीट कर दें प्लीज। जबीबा, बिकॉज मुझे मास को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो यू अंडरस्टैंड ना कि मुझे बस इतनी कोशिश करनी है कि ये वाला पॉइंट पार हो जाए, बिकॉज इसके बाद से पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो गया। ये बात समझ में आती है जबीबा? तो चेंज इन पोटेंशियल बस यहाँ से यहाँ तक का निकाल लो, तो इतनी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी उस उतनी काइनेटिक एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद वापसी की उम्मीद नहीं है। ओके, फिजिकली आपके साथ है, बस मेंटली नहीं है। कौन? सर जो आपने मिड पॉइंट लिया, अगर हम वो एक ब्लॉक के पीछे करते तो मार्क्स कटेंगे। या मतलब पॉइंट तो सही रीड करना चाहिए। बहुत सेम से ना सारे तीन चार ब्लॉक तो एक ही लेवल पे है। हाँ, वो जो भी रीड करोगे सेम ही आएगा आंसर, क्योंकि तुम्हें ये नहीं रीड करना है, तुम्हें ये रीड करना है। हाँ, ये रीड करना होगा तुम फंस जाते, क्योंकि तुम समझ नहीं आता कि एक्चुअली टॉप पॉइंट है कौन सा। प्यार हो रहा है फिजिक्स से? इश्क हो गया? हो गया हो रहा था। अबे अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो A2 में इतना घुसेंगे ना कॉन्सेप्ट्स में। आसान टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ गाइस, आसान टॉपिक्स। भाई देखो, तुम लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो, सिर्फ फॉर्मूला याद करके अगर एग्जाम में जाओगे। अभी बहुत चीजें जो इसमें और पढ़ानी है, 2 लेक्चर्स और हैं, ठीक है? उसके बाद तुम इस काबिल हो जाओगे कि भाई अब तुम पास रिवर्स कर सकते हो। उसमें फिर लेट नहीं करना है, वीकेंड्स पे सॉल्व कर लेना। यस, क्लास ऑलरेडी बहुत लेट हो गई है, बच्चे छोड़ के चले जाएंगे। शायरी अगली क्लास, एक बहुत अच्छी शायरी आई है मार्केट में, वो अगली क्लास में सुनाऊंगा, ठीक है? इस अपनेपन के साथ के अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने मेहरबानी।